हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ 524 पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिगम मेथड। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिगम मेथड सेम स्टेप्स फॉलो करता है सिंप्लेक्स मेथड में। तो इसमें हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है, जैसे ग्रेटर देन और इक्वल का साइन होना चाहिए हमारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर, तो हम बिगम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिगम मेथड को हम दो नाम से और जानते हैं, मेथड ऑफ पेनल्टीज और एम टेक्निक। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, आर्टिफिशियल टेक्निक टू फाइंड फर्स्ट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो हमने फर्स्ट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अपना सिंप्लेक्स मेथड में बात कर ली थी कि किसे बोलते हैं, क्या होता है बेसिक फिजिबल, ऑप्टिमल और बेसिक फिजिबल में डिफरेंस क्या है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम को देखने से पहले स्टेप्स को, कन्वर्ट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, इसमें एक नई टर्म और ऐड होती है जो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल के नाम से जानी जाती है, A1 A2। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि अगर मान लिया कि 3 लेस देन 5 है और ये साइन इन्होंने सिंप्लेक्स मेथड में तो ऐसे ही करना था हमें, और अगर ये साइन इन्होंने इस तरफ दे दिया तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हमें जो करना है वो ये करना है कि इसमें कोई एक स्लैक वेरिएबल तो ऐड करना ही पड़ेगा। स्लैक वेरिएबल ऐड किया और स्लैक वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए हमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना पड़ेगा, A1 A2 A3 से डिनोट करेंगे, तो जिसके कारण हम इसको इक्वल की कैटेगरी में पुट कर सकें बिना साइन को लेसर देन में कन्वर्ट करें, -1 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। और इसमें हम एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं कि हमें एक m की वैल्यू और ऐड करनी पड़ती है जो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल की ऑप्टिमम वैल्यू होती है। तो ये कैसे ऐड करते हैं, अगर हमारा फंक्शन z मैक्स का है तो हम -m ऐड करते हैं इसके अंदर, ऑप्टिमल फंक्शन के अंदर। और अगर हमारी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, ये मैक्सिमाइजेशन की है, तो इसलिए हम क्या ऐड करेंगे, -m। और अगर मिनिमाइजेशन की होगी तो जस्ट हम उसका रिवर्स +m ऐड कर देंगे। -m एक लार्ज वैल्यू होगी और +m एक स्मॉल वैल्यू होगी। और m है क्या, ये पेनल्टी है। 3 केस आएंगे हमारे सामने जिसमें नो आर्टिफिशियल वेरिएबल इन करंट सॉल्यूशन, जो हमारा सबसे पहले वाला फर्स्ट इटरेशन बनती है उसके अंदर हमारा बी कॉलम के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं होगी, यानी कि A1 = B में कोई वैल्यू नहीं होगी, A1 A2 A3 ऐसा कुछ होगा नहीं जो कि बी में उसके सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करे। तो ऐसी अगर कोई केस आता है बिगम मेथड में तो उसको क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ग्राफिकली हम अनबाउंडेड को कैसे समझ सकते हैं, हमारे पास अगर 2 कंस्ट्रेंट्स हैं तो एक का सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ आएगा और एक का, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन में अभी क्योंकि ये कितना ही भी जा सकता है, ये अनबाउंड है, हमारा कोई बाउंडेड ही नहीं है, तो कॉमन भी नहीं होगा इसमें कुछ। तो नेक्स्ट हम क्या बात कर सकते हैं कि एट 0 लेवल फर्स्ट इटरेशन के अंदर ही अगर सारे के सारे नेगेटिव आ जाते हैं और एक आर्टिफिशियल वैल्यू भी उसके अंदर बचती है, Cj - Zj सारे नेगेटिव और 0 आ चुके हैं, फिर भी हमारे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी बचती है, यानी कि उसमें अभी भी A1 A2 A3 एग्जिस्ट कर, कोई भी एक या 2 या 3 तो नहीं होंगे, क्या 2 एग्जिस्ट करते हैं, वो बचती है कोई भी एक भी, तो हमें हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि सिंपल सा जैसे सिंप्लेक्स मेथड में था कि जैसे ही Cj - Zj की सारी वैल्यू 0 या नेगेटिव हो जाती है, हमें अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर 0 लेवल के बजाय सेकंड थर्ड इटरेशन किसी ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर अगर हमारी m की वैल्यू फाइंड आउट करनी बचती है, यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा m की फॉर्म में आता है। हालांकि हम अब जब ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको सारी टर्म्स ये क्लियर हो जाएंगी, ये 3 कंडीशंस क्या हैं। तो m अगर वैल्यू बचती है, हम m को डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपनी ओर से ही ऐड किया है, और फाइनली सॉल्यूशन के अंदर से अपने आप हट जाना चाहिए। अगर नहीं हटता है तो उसमें हमारा
एक सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा जिसमें m की वैल्यू होगी, लेकिन हमें m की वैल्यू पता नहीं होगी, तो वो हमारा सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो अगर ये 3 केसेस आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो सिंपली इतना समझ लें कि अगर आर्टिफिशियल वैल्यू है ही नहीं हमारे पास बिगम मेथड के अंदर, तो हमारा अनबाउंड सॉल्यूशन आएगा। सेकंड, अगर आर्टिफिशियल है, ये सिंप्लेक्स मेथड की तरह है, आप इसमें ज़्यादा बर्डन ना लें। थर्ड केस में हमारा m फाइनल इक्वेशंस में CZ माइनस ZJ के अंदर बच जाएगा, किसी चीज़ में हमारा m लिखा हुआ मिल जाएगा और सारी वैल्यूज़ भी नेगेटिव होंगी। और अगर ऐसा कुछ आता है कि जिससे हम नेक्स्ट भी नहीं बढ़ सकते और m भी बच गया हमारा, तो उसमें हम क्या बोलेंगे वो कि ये हमारा किस केस में आएगा, सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के केस में। तो मेन तो यही है, बाकी आप समझ जाएंगे धीरे धीरे जब हम एक आधा क्वेश्चन इसका ट्राई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को। तो मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मैंने अपनी सारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ली हैं इक्वेशंस को। तो कैसे किया है हमने इसमें जैसा कि स्लैक वेरिएबल्स ऐड करते हैं जीरो कोफिशिएंट के साथ, और इसमें हमने ऑप्टिमल वैल्यू जो है पेनल्टीज ऐड करती हैं आर्टिफिशियल वैल्यूज़ के साथ। तो ये आर्टिफिशियल वैल्यूज़ के साथ जो हमने पेनल्टीज लगाई हैं, तो ये डिसाइड करेंगे कि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम कि हमारा जो है जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल आए। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमाइजेशन में हमें क्या करना है, -m ऐड करना है। नाउ अभी हम नेक्स्ट क्या बात करनी है कि यहाँ पर हमारा क्या था, इक्वल का साइन। तो अब यहाँ पे अगर स्लैक वेरिएबल ऐड करते तो हमारा इक्वल साइन नहीं रहता, क्योंकि फिर वो इस तरफ ग्रेटर बन जाता, क्योंकि स्लैक वेरिएबल ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो इसलिए आर्टिफिशियल वैल्यू अगर हमें a1 ऐड कर दी है तो ये हमारे हाथ में है कि a1 जस्ट हमें रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि a1 की वैल्यू हमारी b कॉलम के अंदर आ रही है, ठीक है। तो a1 इज नथिंग, इट्स जस्ट अ आर्टिफिशियल वैल्यू। तो सेकंड क्या है हमारी, इसमें s1 ग्रेटर का साइन था, s1 तो नेगेटिव कर दिया और ग्रेटर के साइन में से अगर s1 घटा देते हैं, अभी s1 कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल वैल्यू भी उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, ताकि जो कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके भी आपको बताया था इससे पहले। इक्वल के केस में, लेस देन के केस में हमने सिंपली एक ऐड कर दिया, इसमें हमें और कोई भी अलग से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी एज इट इज़ रहेगी। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुकी है। अभी हम इसको सोल्व करेंगे लाइक जैसे हमने सिंप्लेक्स मेथड में किया था। तो मैं एक बार रब कर देता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने ये सारे सिंप्लेक्स टेबल की तरह सारे जो वेरिएबल्स वगैरह वो लिख लिए। तो अभी हमें क्या करना है, CJ के जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि जो हमारे ऑप्टिमल फंक्शन के कोफिशिएंट्स हैं, वो हमें लिख लेने हैं 1 by 1। x1 का 8, x2 का 10, -6, 0, 0, -m and -m, ये अलग अलग है, -m and -m। नाउ अभी हमें प्रेफरेंस किसको देनी है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को। तो बाकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0। तो अभी स्टार्ट करें लिखना। तो a1 का कोफिशिएंट क्या है हमारा, -m, a2 का क्या है, -m, s2 का कितना है, 0। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे आएगी, इसका 1 आप यहाँ पे देखते जाएं और लिखते जाएं। x1 का 1, x2 का 1, x3 का भी 1, नेक्स्ट 0, 0, 1, 0, नेक्स्ट 1, -1, 0, -1, 0, 0, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 0, 0। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। ये हमने एज इट इज़ बस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की तरह इसके कोफिशिएंट्स को उतारे हैं।
अगेन अब हमें वही जेड जे निकालना है, माइनस एम को इन सब को मल्टीप्लाई करके और ऐड करना है। तो आपने अगर सिंपलेक्स मेथड पहले नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, इससे पहले वाली। सेम मेथड को अब हम आगे फॉलो करने वाले हैं। माइनस माइनस 2m माइनस प्लस 0 माइनस m प्लस m 0 माइनस m माइनस m। और अभी इसमें से माइनस करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस m 2m, 10 प्लस 0 10, सॉरी 10 माइनस 0 10, माइनस 6 प्लस m माइनस m 0 माइनस 0 0। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं m हमारी बिगेस्ट वैल्यू है, तो अभी आगे हमारा वैसे ही चलेगा जैसे सिंप्लेक्स मेथड है। और m जैसा कि मैंने आपको बताया था एक लार्ज वैल्यू रहेगी मैक्सिमाइजेशन के केस में, जो तो हमने माइनस m को इसमें ऐड किया था। ये m क्या है, लार्ज वैल्यू है। m वैसे है क्या, पेनल्टी। ठीक है, तो अभी इसमें से हमें बिगर सिलेक्ट करना होता है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला कंसेप्ट है। तो अभी हमें इसमें से बड़ी वैल्यू सिलेक्ट कर ली है। बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद वही है हमारा b की वैल्यूज क्या रहेंगी, a1 की, बाकी 0 रखने के बाद a1 की वैल्यू कितनी आएगी 20, बाकी सबको 0 रखने के बाद a2 की वैल्यू 2, और इस सबको 0 रखने के बाद s2 की वैल्यू 16। तो जैसे ही अब हमने अपना की कॉलम फाइंड आउट किया, की कॉलम के अंदर जैसे ही हमने अपना थीटा की वैल्यूज निकालनी है की कॉलम और बी की मदद से, तो वो कितनी आएंगी 20/1 20, 2/1 2 और 60/2 30। तो इन सब में से वही है मिनिमम वैल्यू। कौन सी है मिनिमम वैल्यू, हमारी 2 है। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ये हमारा की रो होगी। स्पेशल केसेस आते हैं सिंप्लेक्स मेथड में और वो इसमें भी अप्लाई होंगे। वो क्या है, अगर एंट्री वेरिएबल्स में अगर कोई कॉमन आ जाता, मतलब कोई कॉमन वैल्यूज आ जाती हैं या सेम वैल्यू आ जाती हैं, तो हमें क्या करना है, टाई हो जाता है तो हम कोई भी एक वैल्यू चूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लिविंग वेरिएबल्स ये होते हैं, लिविंग वेरिएबल्स में अगर टाई हो जाता है तो उसमें भी हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। याद रखें कि उसमें वो इनफाइनाइट और नेगेटिव वैल्यू चूज नहीं करनी है। इसमें क्या करना है, डिजेनरेसी प्रॉब्लम तब बोलते हैं हम किसी भी को जब यहाँ पर b की वैल्यूज 0 हों, कोई भी एक वैल्यू 0 हो तो वो डिजेनरेसी प्रॉब्लम कहलाती है। यानी कि कुछ इस तरह की इक्वेशन रहेगी और उसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सिलेक्ट 0, तो यहाँ पे 0 को सिलेक्ट करना होता है क्योंकि वो हमारी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होती है। करेक्ट। तो ये हमारे 3 स्पेशल केसेस थे। तो अभी मैं इसको रब करके इससे नेक्स्ट टेबल इसकी सेकंड इटरेशन तैयार करता हूँ। ये हमारी क्या है, फर्स्ट इटरेशन। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले थोड़ा सा लिख के रखा है, तो इसमें मैंने वैसे ही किया है कि ये हमारा जो है पिवोट एलिमेंट आ गया था, इसको 1 बनाना है जो कि पहले से है। तो इस लाइन में हमें कोई चेंज नहीं करना है, वो आप देख सकते हैं एज इट इज़ मैंने लिखी है। तो रो ऑपरेशंस किस पे लगेंगे, ऊपर और नीचे वाले में। तो जो पिवोट एलिमेंट है उसके अलावा जो भी कॉलम के अंदर बचता है हमारा की कॉलम के अंदर, उसको हमें क्या बनाना होता है, 0। तो ये हमें दोनों 0 बनाने थे, तो हमने रो ऑपरेशन से लगा के इसको 0 कर दिया। इसमें से ये माइनस कर दिया और इसमें से 2 को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया। तो ये हमने अभी तक किया है इस ऑपरेशन के बाद। तो इसके बाद हमने सेम स्टेप से ZJ निकाला। ZJ निकालने के बाद हमने क्या किया है, ZJ निकाला कैसे, आपस में मल्टीप्लाई किया और इन सबको सम करके, जैसे मैं इसकी बात करूँ 0 8 और 0, तो ये 8 का एडिशन आ गया इन सब का, मल्टीप्लाई का। और फिर सेम स्टेप्स हमने आगे फॉलो करके इसमें ZJ निकाला है। तो ZJ निकालने के बाद CJ कैसे है, 8 माइनस ZJ, तो वही है
CJ की वैल्यू मैंने आपको पहले बता रखी है सिंपलेक्स मेथड में। CJ बार क्या है, CJ माइनस ZJ। तो यही हमने किया है, CJ के कोफिशिएंट फिक्स रहने हैं, तो CJ माइनस ZJ मैंने जैसे ही निकाला वो हमारे पास ये निकल के आया। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 18 + 2m। इससे बड़ी वैल्यू तो कुछ नहीं है, हमें m नहीं पता हालांकि, लेकिन m एक लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमें पता है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें नेक्स्ट इटरेशन तैयार करनी है। अपनी थर्ड इटरेशन क्या होगी, वो अब हमारी होगी, इसमें जो पिवोट एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा। अगर मैं इसमें से बात करूँ तो 9 छोटा है या 56/5, तो आप देख सकते हैं कि हमारा 9 जो है वो छोटा है, इसलिए अब हम A1 को रिप्लेस कर देंगे x2 के साथ। तो मैंने वही किया। तो जैसे यहाँ पे x1 को रिप्लेस किया था A2 की जगह, ऐसे ही हमने इसमें रिप्लेस किया है x2 लिखा है किसकी जगह, A1 की जगह, करेक्ट। तो अभी अब आपको आगे क्या करना है, वही सेम स्टेप। इसमें हमारा पिवोट एलिमेंट आया था 2, तो 2 की जगह हमें 1 बनाना है और इन दोनों की जगह हमें 0 बनाना है। तो हमने 2 बनाने के लिए इसमें पूरी इक्वेशन को, पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ पे 1 आ गया। और फिर से इसकी हेल्प लेके हमने बाकी को 0 बना दिया, इसको भी और इसको भी और इसको भी, दोनों को 0 बनाने में जो भी हमारे रो इक्वेशंस बी के ऊपर लगे हमने वो भी किए। तो हमारा जैसे कि आपने अगर सिंपलेक्स मेथड इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको ये सब करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैंने वहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको बताया था। तो यहाँ पर अभी जैसे ही हमने ZJ निकाला तो मैंने यहाँ पे लिखा है A2 इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ, स्किप कर देंगे हम A2 के वैल्यू को। ऐसे ही A1 और S1 को भी स्किप कर देंगे इस वैल्यू। तो अभी आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको 1 और 0 0 बना दिया, रो ऑपरेशंस लगा दिए, तो हमारा बीच में ये चेंज आया। चेंज आने के बाद क्या है, हमने जब ZJ और CJ निकाला वैसे ही मल्टीप्लाई करके, तो CJ निकालने के बाद हमारा 0 0 -1 और 0 आ चुका है। तो सारी की सारी कैसी वैल्यू है, नेगेटिव है या फिर 0 है। तो अब हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन स्टॉप कर देंगे। तो 3 कंडीशंस हमने देखी थी, उसमें m हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आता है, तो हम क्या कहते हैं उसको, सूडो सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे अब देखिए m रिप्लेस हो चुका है, अब हमारा m है ही नहीं सॉल्यूशन के अंदर, तो ये हमारा सूडो सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। अगर यहाँ पे बाई चांस m बच जाता तो ये हमारा सूडो सॉल्यूशन होता, और हमारा जैसे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल है फर्स्ट इटरेशन के अंदर, तो ये हमें सॉल्यूशन देंगे। तो ये हमारी तीनों कंडीशंस थी जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं। और हमारा रही बात सॉल्यूशन की, तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव आ चुकी हैं। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे नेगेटिव आ जाए वहाँ पे ZJ की वैल्यू B के अंडर कॉलम के अंदर जो भी आएगी, ऐसे ही मल्टीप्लाई करने के बाद और उन सब का एडिशन करने के बाद, तो वो एक तो 0 है, तो इसीलिए मैंने 90 और 8 को 11 से किया 88, इन दोनों को ऐड करके 178 हमारी क्या आएगी, Z मैक्सिमम की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी। 178 हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन वेरिएबल्स के क्या आंसर रहेंगे, अगर मैं इन x1 x2 x3 को इसमें वैल्यू पुट करूं और तब इसके क्या सॉल्यूशन आएंगे, तो हम कैसे करेंगे उस चीज़ को। x1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 11, x2 की कितनी है 9, x3 हमारा है नहीं इसमें, तो x3 की वैल्यू 0, तो ये हमें देगा 178। बाकी सबको हम 0 कर देंगे क्योंकि बाकी सब हमारी यहाँ पे सब 0 आया है। तो ये था हमारा बिगम मेथड। इसमें हम स्टेप्स ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ये दोनों साइन होने चाहिए, उसके बाद स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, उसके साथ हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा जिसमें सिंबल ये वाला है, ठीक है, और जिसमें इक्वल का साइन है उसमें सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। देन एडिशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर -m करेंगे अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन में +m करेंगे। -m लार्ज वैल्यू है, +m स्मॉल वैल्यू है। तो ये चीज़ कहाँ पे काम आती है, जब हम यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। तो बाकी सब सिंप्लेक्स मेथड की तरह। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इससे नेक्स्ट अभी हमें काफ़ी सारा
मटेरियल कवर करना है जिसका सिलेबस इस तरह है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, तो इस कोर्स को पूरी तरह फॉलो करिए, आपका ऑपरेशन रिसर्च का काफ़ी सिलेबस कवर हो जाएगा। थैंक यू।